हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास 7 की साइंस की क्लास में आज हम करेंगे चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पार्ट 4 हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने पार्ट 4 नहीं देखे हैं पहले पार्ट 4 कंप्लीट करके देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी मिल सके और आप अच्छे से चैप्टर को समझ सकें। तो पार्ट 5 आज हमें करना है। लास्ट वीडियोज़ में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, यानी कि मानव पाचन तंत्र किस तरह से कार्य करता है और उसकी पूरी संरचना क्या होती है। हमने पूरा डिस्क्रिप्शन उसके बारे में पढ़ लिया था। आज आपको इस चैप्टर में करना है सबसे पहले शाकाहारी जंतुओं में भोजन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, मानव पाचन तंत्र की जो कार्य प्रणाली है वह सभी जंतुओं के अंदर अलग अलग होती है। मानव के अंदर पाचन की प्रक्रिया अलग तरह से होती है और सभी जंतुओं के अंदर अलग तरह से होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पर जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। यानी कि पोषण का जो मेन जो स्टेप्स होते हैं, अंतर्ग्रहण कैसे करना, अंतर्ग्रहण सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, उसके बाद भोजन का पाचन होगा, पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद भोजन का क्या होगा, शरीर से निष्कासन होगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो स्टेप्स है वो सभी जंतुओं में समान प्रकार से चलते हैं, परंतु इनको करने के जो तरीके हैं बॉडी के अंदर वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो मानव पाचन तंत्र में पूरा का पूरा एक सिस्टम पाया जाता है जिसके अंदर मानव में भोजन का पाचन होता है और उसका पोषण कंप्लीट होता है, न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। लेकिन शाकाहारी जंतुओं में भी क्या इसी प्रकार से प्रक्रिया होती है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, शाकाहारी जंतु जो होते हैं सबसे ज़्यादा घास खाते हैं। आपने देखा है सबसे ज़्यादा घास खाते हैं। तो ये घास खाने वाले जो जंतु हैं वही शाकाहारी जंतु कहलाते हैं और उन्हीं में पाचन की प्रक्रिया आज आपको पढ़नी है। तो देखिए, शाकाहारी जंतुओं में जो पाचन की प्रक्रिया है, शाकाहारी जंतुओं को हम जनरली रोमन्थी या रूमिनेंट कहते हैं। हिंदी में रोमन्थी कहा जाता है, इंग्लिश में रूमिनेंट्स कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये जानें, शाकाहारी जंतु घास अधिक मात्रा में खाते हैं, यानी प्लांट से मिलने वाला जो उत्पाद होता है वो डायरेक्टली वो ग्रहण करते हैं। तो देखिए, घास के अंदर सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता पाई जाती है। ये सेलुलोज घास में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और तो उनका जो शरीर होगा, उनकी जो पाचन प्रक्रिया होगी, वह पाचन प्रक्रिया इस सेलुलोज को पचाने के लिए चलेगी। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर हमने जो भोजन ग्रहण किया था उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं। तो वो हमारा जो पाचन तंत्र था वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो जो जंतु है वो सेलुलोज ग्रहण कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर रहे हैं अपने भोजन के रूप में। तो सेलुलोज जो है वो अन्य कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में जटिल होता है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट बहुत मुश्किल से होता है। तो शाकाहारी जंतुओं के शरीर के अंदर इस प्रकार की कार्य प्रणाली होती है पाचन की, जिसमें कि सेलुलोज का पाचन आसानी से किया जा सके। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखिए, शाकाहारी जंतुओं के शरीर में आमाशय जो है, हमारे भोजन, हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था इसको कंपेयर करके चले, हमारे मानव पाचन तंत्र के साथ इसको कंपेयर करके चलना है आपको। ठीक है, तो मानव पाचन तंत्र का जो आमाशय था वो सिंगल आमाशय था, उसका सिर्फ एक ही चैम्बर था और उसके अंदर ही पाचक रसों का स्त्रवण हुआ और भोजन का पाचन हो गया। यहाँ पर जो शाकाहारी जंतु हैं, उन शाकाहारी जंतुओं के शरीर में आमाशय के 4 भाग होते हैं। देखिए, ये सबसे पहले देखना है कि ये जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो मुख से होता है शाकाहारी जंतुओं में भी, और मुख में पाए जाते हैं नुकीले दांत। इन दांतों की सहायता से वो भोजन को आसानी से काटते हैं। कृंतक दांतों की संख्या इनके मुख में ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी सहायता से ये भोजन को काट कर चबाकर खाते हैं। ठीक है, तो कृंतक दांतों की संख्या। उसके बाद देखिए, मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होने के बाद ये पाई जाती है भोजन में ग्रसिका या जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, वह पाई जाती है। ग्रास नली आगे चलकर आमाशय में कन्वर्ट होती है। अब ये जो आमाशय है जंतुओं के अंदर, शाकाहारी जंतुओं के अंदर, ये आमाशय के 4 भाग होते हैं, 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट चैम्बर, ये जो ग्रीन कलर का इतना बड़ा चैम्बर आप देख रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट चैम्बर और इसे कहा जाता है रूमेन। क्या कहा जाता है इसे? रूमेन। नाम बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है आपको। सेकंड चैम्बर जो होता है वो होता है यहाँ पर, ये जो छोटा सा चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चैम्बर है ये कहलाता है रेटिकुलम।
फर्स्ट चैम्बर कहलाता है रूमेन, सेकंड चैम्बर कहलाता है रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा। और जो थर्ड चैम्बर है वो थर्ड चैम्बर होता है, थर्ड चैम्बर जो होता है वो है इसका ये वाला पार्ट, ये जो आपको सेंटर में कन्वर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इसका थर्ड चैम्बर होता है। और फोर्थ चैम्बर जो है ये वाला पार्ट है, ये चतुर्थ आमाशय। ठीक है, तो आमाशय के 4 भाग हो गए। अब ये आमाशय के 4 भाग होते क्यों हैं? भोजन क्या होता है, जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को जल्दी जल्दी चबाकर मुंह में एक बार ले लेते हैं। ठीक है, और मुंह में लेने के बाद उसे ग्रास नलिका से धकेल कर कहाँ पहुँचा देते हैं, ग्रास नलिका से धकेल कर पहुँचा देते हैं रुमेन में। अब ये जो रुमेन है, इस रुमेन में क्या होता है, ये भोजन आकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रुमेन में भोजन आकर इकट्ठा होता है, इस रुमेन के अंदर भोजन का आंशिक रूप से पाचन होता है, यानी कि भोजन को कुछ मात्रा में एंजाइम्स जो होते हैं, बैक्टीरियाज जो होते हैं, वो उसको पचाना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे ये एंजाइम्स जो हैं वो भोजन को पचाना शुरू करते हैं, पर ये भोजन जो है वो आंशिक रूप से ही पचता है, उस भोजन का बहुत कम पाचन होता है। और इस प्रकार से भोजन का कम पाचन हुआ हुआ भोजन क्या कहलाता है, जुगाल या कड़ कहलाता है। क्लियर? रुमेन में एकत्रित भोजन जिसका कि आंशिक रूप से पाचन हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, जुगाल या कड़। अब ये जो भोजन है वो वापस क्या करता है, जंतु अपने मुख में लाता है। जो रुमेन से इस भोजन को, आंशिक पचे हुए भोजन जिसको हम जुगाल कह रहे हैं, वहाँ से वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वापस मुख में लाता है और वापस से चबाता है। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है जुगाली करना या कहलाता है रोमंथन। जानते हैं आप, जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, दिन भर जुगाली करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, वो अपने आमाशय से भोजन को वापस लेते हैं मुख में और मुख में लेकर उसको चबाते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो मुख में उसे चबाते हैं। इस चबाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है जुगाली करना या रोमंथन करना कहलाती है। रोमंथन की डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे, शाकाहारी जंतु द्वारा रुमेन से भोजन को पुनः मुख में लाकर चबाने की क्रिया रोमंथन या जुगाली करना कहलाती है। ठीक है, चूँकि ये शाकाहारी जंतु ये रुमेन से वापस मुख में भोजन को लाते हैं और चबाते हैं और जुगाली करते हैं, इसीलिए इन जंतुओं को रोमंथी या रुमिनेंट कहा जाता है। क्लियर? तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि शाकाहारी जंतुओं को रुमिनेंट क्यों कहा जाता है और शाकाहारी जंतुओं के शरीर में जो 4 आमाशय होते हैं उन चारों आमाशय का क्या वर्किंग होता है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को, इस रोमंथन की प्रक्रिया को और गाय में या शाकाहारी जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, पहले इसके पाचन तंत्र को डिस्क्राइब से देख लेते हैं। तो आमाशय के बारे में तो आपने जान लिया कि इसके 4 आमाशय हो गए। आमाशय के बाद ये जो चतुर्थ भाग है आमाशय का, वो आगे जुड़ा होता है शुदांत्र से। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये शुदांत्र का भाग है। ठीक है, ये शुदांत्र से जुड़ा होता है, यानी छोटी आंत से जुड़ा होता है। शुदांत्र और बृहदांत्र के बीच में एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना यहाँ आपको दिखाई दे रही है। ये थैलीनुमा संरचना कहलाती है अंधनाल या अपेंडिक्स, जो कि हमारे शरीर में भी थी। आपने देखा था शुदांत्र और बृहदांत्र के बीच में एक छोटी सी इस प्रकार की संरचना आपने देखी थी, वो अंधनाल कहलाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से गाय यानी कि शाकाहारी जंतुओं के शरीर में भी शुदांत्र और बृहदांत्र के बीच में एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाई देगा जो कहलाता है अंधनाल। ये जो पार्ट है ये अंधनाल कहलाता है। अंधनाल एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। अब ये किस प्रकार से होता है उसको आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। तो बृहदांत्र से मलद्वार और मलद्वार से भोजन, अपचित भोजन जो होता है वो गाय के गोबर के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है या त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के बारे में, पाचन अंगों के बारे में आपने जान लिया। अब ये रोमंथन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो हम देखते हैं। तो देखिए, शाकाहारी जंतुओं में जैसे मैंने आपको बताया, शाकाहारी जंतुओं का ये जो शरीर है वो आमाशय जो है वो 4 भागों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट भाग जो है वो यहाँ पीछे की तरफ होता है और जिसे हमने क्या बोला था, रुमेन। सेकंड भाग जो था वो ये छोटा सा चैम्बर है आगे की तरफ जिसे हमने कहा था रेटिकुलम। और
थर्ड पार्ट जो है वो कहलाता है यहाँ पर ओमिज्म, ये यहाँ पर है, और लास्ट वाला पार्ट जो होता है ओबोमिज्म जो होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट है रुमेन के, यही क्या करेंगे, भोजन का पाचन करेंगे। तो देखिए, जानते हैं इस प्रक्रिया को, वीडियो को आप अच्छे से देखिए। देखिए भोजन को किस तरह से एक बार में वो ग्रहण करके रुमेन में इकट्ठा कर लेता है, और रुमेन में ये जो भोजन है इसका आंशिक रूप से पाचन होता है और खंडों में विभक्त कर दिया जाता है इस भोजन को। इसे हम जुगाल या कड़ कहते हैं। ये जुगाल या कड़ जो है वो वापस थोड़ी देर के लिए रेटिकुलम में आता है और फिर वापस मुख में लाया जाता है। मुख में लाकर इसे वापस से चबाया जाता है शाकाहारी जंतुओं द्वारा। इस प्रक्रिया को हम रोमंथन या क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। जुगाल या कड़ को वापस पुनः ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली की सहायता से वापस से आमाशय में भेजा जाता है और उसके थर्ड चैम्बर में भेजा जाता है। इस थर्ड चैम्बर में भोजन का पाचन शुरू होता है और भोजन का कुछ देर यहाँ पर रुकता है। उसके बाद ये भोजन जाता है फोर्थ चैम्बर यानी कि एबोजम में। एबोजम में क्या होता है, यहाँ पर भोजन का अच्छे से पाचन होता है और भोजन जो है वो शुदांत्र की सहायता से बृहदांत्र के बीच में चला जाता है। अब ये शुदांत्र और बृहदांत्र के बीच में ये रेड कलर का पार्ट आप देख रहे हैं, ये अंधनाल कहलाता है और अंधनाल में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज का पाचन करते हैं। अब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको यहाँ जानना ये ज़रूरी है। क्या होता है कि जो अंधनाल में जीवाणु पाए जाते हैं वो ही सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। तो यहाँ पर शाकाहारी जंतुओं के शरीर में अंधनाल की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है। इस अंधनाल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा ही सेलुलोज को विघटित किया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और सेलुलोज यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। तो देखिए, हमारे शरीर में या मानव जंतुओं के या दूसरे जंतुओं के शरीर में जो अंधनाल होती है उसके अंदर इस प्रकार के विशेष जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये जानें कि सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, शाकाहारी जंतुओं के अंधनाल में पाए जाते हैं, जिसके कारण सेलुलोज का पाचन होता है। अब ये बचा हुआ भोजन जो है वो अंधनाल से आगे पहुंचा दिया जाता है, कहाँ पर, बृहदांत्र, और बृहदांत्र से कहाँ पहुंचाया जाता है, आगे मलद्वार, मलद्वार से आगे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गाय में पाचन तंत्र यानी रोमंथन की प्रक्रिया आपने पूरी समझ ली। ओके, अब देखिए, पहेली ये जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। तो देखिए, इसको एक ही बार में, जैसे मनुष्य एक ही बार में चबाकर उसको निगलते हैं, तो ये एक ही बार में चबाकर क्यों नहीं निगलते। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो जंतु है, शाकाहारी जंतु, ये ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में, घास खाने वाले क्षेत्रों में रहते थे जहाँ पर मांसाहारी जंतुओं का आक्रमण होता था। ये तो मांसाहारी जंतु इन पर अटैक करते थे। तो क्या करते थे, ये एक बार में फटाफट से अपना खाना, भोजन को फटाफट निगल कर वहाँ से हट जाते थे। तो स्पेशली ये वहीं से कंटिन्यू होता हुआ अभी तक चलता आ रहा है कि ये भोजन जो है वो क्या करते हैं, एक बार में निगल कर अपने रुमेन में इकट्ठा कर लेते हैं और जब भी इनको समय मिलता धीरे धीरे उसको चबाते थे। ओके, तो इसीलिए उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन हुआ और उनके आमाशय के 4 भाग हो गए। ठीक है, क्लियर। तो सेकंड बूझो ये जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया कि मनुष्य के शरीर के अंधनाल में जो अंधनाल है वो एक ओनली अंग के रूप में है, उसका हमारे बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है, क्योंकि हम सेलुलोज को क्या करते हैं, विघटित ऑलरेडी कर लेते हैं, क्योंकि हम भोजन को पका कर खाते हैं, कच्चा नहीं खाते। कच्चे भोजन के अंदर सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, हम भोजन को पका कर खाते हैं, तो जिसके कारण वो भोजन उसी वक्त पकने के साथ ही उसका सेलुलोज विघटित हो जाता है और जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें सेलुलोज की बहुत कम मात्रा होती है, जिसको शरीर में पचाने की आवश्यकता बहुत कम होती है। इसी कारण से हमारे शरीर के अंदर जो अंधनाल पाया जाता है उसके अंदर ये जीवाणु डेवलप हो ही नहीं पाते और उसकी वजह से ही क्या होता है, हमारे शरीर में हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। क्लियर। तो हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है
क्योंकि हम पका हुआ भोजन ऑलरेडी करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे अंधनाल में भी जीवाणु नहीं पाए जाते हैं जो हमारे सेलुलोज का पाचन कर सकें। क्लियर? चलिए, शाकाहारी जंतुओं के समान हमारे अंधनाल में क्या नहीं पाया जाता? जीवाणु नहीं पाए जाते। अब देखिए, कुछ एक कोशिकीय जीव भी होते हैं जिनके अंदर भी पाचन की प्रक्रिया होती है। हमने तो जान लिया बहुकोशिकीय जीव, यानी कि मनुष्य के अंदर पाचन की प्रक्रिया हमने देखी। इसी तरह से पोषण की प्रक्रिया हमने शाकाहारी जंतुओं के अंदर भी देखी, जो कि बहुकोशिकीय जीव है, उच्च विकसित जीव है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं। क्या उनमें भी पोषण की प्रक्रिया सेम होती है, हमारी समान होती है? बिल्कुल हमारे ही समान होती है, बस उसको करने का प्रोसेस अलग होता है। क्योंकि उनका शरीर एक कोशिका से बना है तो उनका सारा कार्य जो है वो एक ही कोशिका करेगी, एकल कोशिका करेगी। उसके लिए किसी प्रकार का कोई अलग से अंग नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो अमीबा के बारे में हम देखते हैं। अमीबा में संभरण और पाचन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल हम कह सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत सूक्ष्म जीव है। यह हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देगा। ये साधारणतः जो तालाब के जल में पाया जाता है और माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो अमीबा जलाशय में पाया जाता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिकीय जीव है, तो कोशिका की एक झिल्ली होती है और एक गोल सघन केंद्रक सेंटर में पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य में बुलबुलों के समान अनेक खाद्य धानियाँ पाई जाती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो सेंटर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये केंद्रक है, और ये जो छोटी छोटी पिंक कलर की खाद्य धानियाँ आपको दिखाई दे रही है ये ब्लू कलर की। ठीक है, तो ये खाद्य धानियाँ इसके शरीर में बनती रहती है। अमीबा जो है वो निरंतर अपनी आकृति बदलता रहता है। इसकी आकृति कभी फिक्स नहीं रहती है, ये आकृति बदलता रहता है। और इसकी कोशिका झिल्ली से एक या अधिक अंगुली के समान क्या निकलते हैं? प्रवर्ध निकलते हैं। ये इस तरह के क्या निकलते हैं? प्रोजेक्शंस निकलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आगे की तरफ निकलते हैं, जो इसको चलने में यानी गति करने में और भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा क्या है? कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा खुद भी सूक्ष्म जीव है, पर ये अपने से भी और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का आहार अपना बनाता है। और अमीबा द्वारा जो ये भोजन अंतर्ग्रहण करने की विधि है वो एंडोसाइटोसिस कहलाती है। एंडोसाइटोसिस का अर्थ ये हो जाता है, एंडो का अर्थ हो गया अंदर, साइटो यानी कोशिका, कोशिका के अंदर ग्रहण करने की क्रिया। तो देखिए, प्रोसेस तो सारे सेम होते हैं, लेकिन ये इसको करने का जो तरीका है उसका वो सिर्फ एक कोशिका है। तो आइए देखते हैं ये प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो देखिए, अमीबा जो है वो क्या करता है, अपने शरीर से क्या करता है, जब भी उसके आसपास कोई खाद्य कण दिखाई देता है ये अपने उस खाद्य कण के आसपास क्या करता है? अपने पादाप विकसित करता है। यानी कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, अंगुली नुमा उभार जो है वो विकसित करता है और धीरे 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 उस पादापों की सहायता से उस भोजन को घेर लेता है। भोजन को घेरने के बाद उनके दोनों पादाप आपस में जुड़ जाते हैं, और वो जो जुड़ने के बाद वो जो कोशिका झिल्ली है वो अंदर की तरफ क्या हो जाती है? एनगल्फ हो जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, और इस तरह से एक खाद्य धानी बन जाती है। इस खाद्य धानी के अंदर वो जो भोजन है वो फंस जाता है। धीरे धीरे उस खाद्य धानी से पाचक रसों का स्त्रवन होता है और पाचक रसों के स्त्रावन द्वारा उस भोजन का पाचन कर लिया जाता है। और इस प्रकार से सारे जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो कोशिका झिल्ली द्वारा ही कोशिका द्रव्य के अंदर विसरित कर दिए जाते हैं। ये विसरण की प्रक्रिया उसी प्रकार से होती है जैसे कि नमक पानी के अंदर घुल जाता है, गायब हो जाता है। तो सेम टू सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर होती है। क्या होता है कि इस खाद्य धानी में से जितना भी उपयोगी पदार्थ उस भोजन में से ले लिया जाता है वो कोशिका द्रव्य के अंदर छन्नी की तरह छनकर अंदर आ जाता है। ठीक है, तो और जो अपचित भोजन जो कि खाद्य दानी के अंदर रह जाता है, जो अमीबा के शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उसे क्या करता है ये खाद्य दानी अब आकर अमीबा की कोशिका झिल्ली के पास आकर फट जाती है और वहाँ से इस अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए, प्रोसेस तो वो सारे के सारे वही हुए। फर्स्ट प्रोसेस में आप देखिए इंजेक्शन हुआ, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस में इंजेक्शन यानी कि क्या हुआ? अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ।
हालांकि यहाँ पर भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका द्वारा किया गया। सेकंड पॉइंट आ गया डाइजेशन। डाइजेशन यहाँ पर खाद्यदानी के अंदर हुआ पाचक रसों का स्त्रवन, ठीक है, और खाद्यदानी के द्वारा ही क्या हुआ, अब्जॉर्प्शन, यानी कि भोजन का क्या हो गया, उपयोगी पदार्थों को कोशिका द्रव्य के अंदर अवशोषित कर लिया गया। एसिमिलेशन का अर्थ ही हो गया स्वांगीकरण, तो इसी उपयोगी पदार्थों को कोशिका द्रव्य अपने हिसाब से कोशिका के अंदर मिला लेगा, उसे हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कह रहे हैं। और जो अपचित भोज्य पदार्थ था उसको अमीबा ने अपने शरीर से बाहर निकाल दिया और उसे क्या कह रहे हैं हम, इजेशन, यानी कि भोजन का अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीव में पोषण की प्रक्रिया सेम रहती है, बस उसको करने के स्टेप्स अलग अलग होते हैं, उसको करने के लिए तरीके अलग होते हैं और उसको करने के लिए तंत्र अलग होते हैं, ठीक है। तो अमीबा में संभरण और पाचन को आपने बाय डायग्राम देखा है। अब इसकी एक इमेज आप देखते हैं, आप देखोगे एक वीडियो को क्लियरली आप देखिए कि अमीबा किस तरह से एनगल्फ करता है अपने फूड को। यहाँ पर जो फूड है वो पैरामीशियम है, ठीक है। देखिए अमीबा अपने पादापों की सहायता से गति कर रहा है, ये अपने पादाप विकसित करके गति करने का प्रयास करता है। जैसे ही भोजन का कण यहाँ पर उसे दिखाई दे रहा है, ये भोजन के कण के चारों ओर क्या कर रहा है, देखिए अपने पादापों को विकसित करके भोजन के कण को घेर रहा है। जूम में आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये भोजन के कण को घेर लेता है अपने पादापों को विकसित करके। इस प्रकार से भोजन का कण जो है वो इसकी खाद्यधानी के अंदर फंस जाता है और धीरे धीरे ये खाद्यधानी आगे की ओर विकसित होती है, भोजन को फंसाकर अंदर की ओर ले लेती है, कोशिका द्रव्य के अंदर ले लेती है। अब इस खाद्यधानी के अंदर इस भोजन के कण का पाचन हो रहा है। जब पूरी तरह से इस भोजन के कण का पाचन हो जाएगा खाद्यधानी के अंदर, पाचक रसों द्वारा पूरा भोजन का पाचन हो गया और उपयोगी पदार्थों को कोशिका द्रव्य द्वारा क्या कर लिया गया, ले लिया गया। अब ये भोजन का निष्कासन, अपचित भोजन पदार्थ का निष्कासन, जो शरीर में उसके उपयोगी नहीं था उसको अमीबा ने अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। कोशिका झिल्ली के पास आकर खाद्यदानी फट गई और वहाँ से अमीबा ने अपने अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है और चैप्टर में आपने क्या सीखा, मानव पाचन तंत्र के बारे में सीखा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, पोषण की प्रक्रिया के बारे में आपने जाना, शाकाहारी जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है और अमीबा में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो ये पूरा बहुत बड़ा चैप्टर था और बहुत बड़ा चैप्टर था, बट ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसको लर्न करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये लर्न हो जाएगा और होपफुली ये वीडियो की सहायता से आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। चैप्टर को समझने में अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ।